नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर लेकर हाजिर हैं फिजिक्स इन फिंगर टिप्स। प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स को आप तथ्यपरक तरीके से समझेंगे, यानी कॉन्सेप्चुअली समझेंगे तो बहुत आसान विषय है। और यदि आपको तथ्यों के आधार पर नहीं समझना है, रटना पड़ेगा तो बहुत कठिन है। रट के फिजिक्स नहीं आ सकती। कोई भी सब्जेक्ट हालांकि समझ के ही समझ में आता है, रट्टाफिकेशन नहीं चलता है, लेकिन फिजिक्स में मोस्ट प्रोबेबली जो तर्क संगत विषय है, ये तार्किक और लॉजिकल, उनका यूज करना आना चाहिए आप लॉजिक्स का। तो आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए कि यदि हमारे पास एक अचालक ठोस गोला है। अचालक क्यों लिया? क्योंकि जहां पर चार्ज रखेंगे वो वहीं पर रहेगा। अगर ये चालक होता तो क्या करता? पूरे चार्ज को सरफेस पे ले आता। अब अचालक है तो जहां पर चार्ज रखा गया है वो वहीं पर स्थिर रहेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, माने एक समान रूप से वितरित है। तो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक समान अचालक गोलीय कोश के लिए वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। एक समान आवेशित गोलीय अचालक ठोस का वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो जब हमारे पास एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाला एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? इसके आउटर सरफेस पे कुछ डिस्टेंस अपार्ट एक गॉसियन सरफेस खींचेंगे और इस आवेश की मात्रा Q है और इसको हम केंद्र पर संयोजित समझेंगे और इसकी दूरी R पर एक छोटा सा एरिया लिया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो ds से क्रॉस होके जा रहा है। तो d phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट ds। किसके अकॉर्डिंग? गॉस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले फॉर्मूला लग दिया। अब एक छोटे से स्फीयर के लिए ये बात की हमने, तो पूरे स्फीयर के लिए क्या बन जाएगा? क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। अब यहां पर समझने का जरूरत है, इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E तो हमें निकालना है, तो E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E, अब इसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन यानी टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई और त्रिज्या कितनी है? r स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये बाह्य बिंदु पर निकाल दिया। तो फर्स्ट कंडीशन एट बाह्य बिंदु, ठीक है। बाह्य बिंदु पर सिंपल है कि एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह काम कर रहा है। अब आता है इसके सरफेस पर, इसकी सरफेस की त्रिज्या
ये R है, तो टोटल आवेश अंदर से है, यानी यहाँ पर भी एक तरह से गॉसियन सरफेस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम चलेगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, सेम टू सेम सिस्टम है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमें Q को इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी को समझना है, यानी आयतन आवेश घनत्व को समझना है। तो घनत्व जिस तरह से आपने पढ़ा है क्लास 9th से, डेंसिटी किसे कहते हैं, तो जो भी मास जितना वॉल्यूम में आता है उसको मास डेंसिटी कहते हैं, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। इसी तरह से चार्ज डेंसिटी बनेगा कि टोटल चार्ज कितने वॉल्यूम को कवर कर रहा है, दैट इज चार्ज डेंसिटी, एंड इज डिनोटेड बाय रो। रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R क्यूब। चार्ज डेंसिटी कौन सा वाला, आयतन वाला, क्योंकि गोले का आयतन होता है तो उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका आवेश का। तो रो इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई R क्यूब। तो यहाँ पर हम Q इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 4 पाई R क्यूब रो, 4 पाई R क्यूब इंटू रो, Q इक्वल टू 4 पाई R क्यूब रो। तो Q की जगह हम क्या रख देंगे, 4 पाई R क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो ds आएगा उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यानी टोटल ds यानी टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रेशन, माने छोटे छोटे एरियाज को ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर गया था मैं, 4/3 पाई R क्यूब होता है, 4/3 पाई R क्यूब रो, क्योंकि गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब होता है। तो E इज इक्वल टू 4 पाई R क्यूब रो अपॉन 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर 4 से 4 कट कर सकते हैं, पाई से पाई कट कर सकते हैं, और R स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, R स्क्वायर से एक पावर इसकी कट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू बन गया तुम्हारे पास रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी जितनी बड़ी त्रिज्या होगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो E यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, जितना बड़ा गोला होगा यानी उतना ज्यादा चार्ज होगा और उतना ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कहाँ पर, पृष्ठ पर। तो दूसरा पॉइंट था हमारा गोलीय अचालक गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, तो पृष्ठ पर के लिए हमने इसको चार्ज डेंसिटी से समझना शुरू कर दिया। इसके बाद आता है इस गोलीय कोश के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको चार्ज डेंसिटी को गहराई से समझना होगा, आवेश घनत्व को समझना होगा, आयतन वाले को। अगर हम एक गॉसियन पृष्ठ इसके अंदर खींच देते हैं इस तरह से, और उसकी त्रिज्या छोटा r स्मॉल r ले लेते हैं, ओके। अब जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है वही आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेगा। जो गॉसियन पृष्ठ से बाहर हो गया उसके लिए फ्लक्स काम नहीं करेगा। यानी अब हमारे पास एक छोटा गोला है। अब सबसे पहले मैं रिलेशन समझ लेता हूं कि पूरे गोले के लिए तो Q था चार्ज, लेकिन अब इस छोटे गोले के अंदर जो चार्ज है वो नया अमाउंट हो जाएगा, दैट इज Q डैश। समझ में आ गया, क्योंकि पूरा का पूरा गॉसियन पृष्ठ के अंदर नहीं है, तो नया अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, सपोज Q डैश है। लेकिन सेम गोला है, एक ही गोला है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज भी है,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, आवेश का एक समान रूप से वितरण है अचालक होने के कारण। इसका मतलब इस छोटे गोले की डेंसिटी भी वही होगी जो बड़े गोले की आवेश घनत्व है, बड़े गोले का। तो छोटे गोले का और बड़े गोले का आवेश घनत्व रो हो जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू Q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि जितना छोटा गोला त्रिज्या तो उतना ही कम आवेश है, तो रेशियो दोनों का सेम रहेगा। ऐसी जैसे पूरी पृथ्वी का एक घनत्व है और छोटी सी एक छोटा सा गोला ले, पृथ्वी का एक छोटी सी मिट्टी ले और उसको किसी 1 क्यूबिक वॉल्यूम में डालें तो सेम रेशियो बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि उतना ही आवेश इतने में आ रहा है जितना कि बड़ा आवेश उसमें, तो उन दोनों का रेशियो सेम है, इसलिए ये कंडीशन है कि इनका आवेश घनत्व सेम होगा। अब यहाँ पर Q डैश की बात करें हम Q के पदों में, तो Q डैश इज इक्वल टू Q बटे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो Q डैश इज इक्वल टू Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, Q आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ये बन गया Q के पदों में Q डैश का मान। अब इस छोटे गोले के लिए गॉस थ्योरम लगा देते हैं कि E डॉट ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसके इनसर्कल्ड चार्ज कितना है? Q डैश है। तो E इंटू इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू Q डैश की जगह हम Q के पदों में मान रखेंगे, तो Q इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आर स्क्वायर से एक पावर कट हो जाएगी, बचेगा एक ही पावर। और अगर हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो रख देते हैं, Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रो रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 4/3 पाई आर क्यूब रो, और यहां बचा ये R अपॉन 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, 10 वीकेंड से E इज इक्वल टू रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर हम बिल्कुल केंद्र पर चले जाएं तो वहां पर R 0 हो जाएगा, यानी E भी 0 हो जाएगा। अगर हम इसको ग्राफिकली अंडरस्टैंड में करें तो यहाँ एक ग्राफ खींच दिया इनके लिए, तो E को इधर से R के सापेक्ष दिखाना है हमने और E इधर को दिखाएं, तो देखिए एट द सेंटर E इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे जैसे गोले की त्रिज्या बढ़ेगी वो भी बढ़ेगा और मैक्सिमम कहाँ पे जाके हो जाएगा? R पे जाके मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद जो बाह्य बिंदु का निकाला था हमने, उसके बाद उस पे डिनोट करेगा इस तरह से, और दूर जाने पे कम होता चला जाएगा। तो इस तरह से E और R के बीच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर ये R हो जाता है, यहाँ ये स्मॉल r है और लास्ट में R और उसके बाद फिर स्मॉल r।
तो बाह्य पृष्ठ के लिए इससे आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस पर मैक्सिमम है और उसके अंदर कम कम होते हुए और केंद्र पर जाके क्या हो जाता है, का मान 0 हो जाता है। तो इस तरह से एक समान रूप से आवेशित गोलीय अचालक के लिए, अचालक ठोस के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की गणना करी। कहाँ कहाँ पर करी? बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ पर और अंतर के बिंदु पर, अंतः पृष्ठ, अंदर बिंदु पर। तो कॉन्सेप्ट कहां से समझा हमने? इससे समझा कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी, एक समान होगी, चाहे वो बड़ा गोला है चाहे छोटा गोला है, डेंसिटी के रूप में वो एक समान प्रदर्शित होंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने तथ्यों को समझने की कोशिश करी और उसके बाद कितना आसान होता है कोई भी डेरिवेशन बनाना, और इस तरीके से समझ के ही फिजिक्स को आपको सॉल्व करना चाहिए। नोट्स बनाने के लिए आपके पास बुक्स हैं या कोई अदर सोर्स, बुक्स के अलावा भी कोई कहीं से नोट्स मिलते हैं तो उनको बनाइए। अब वैसे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें लिखनी है आपने कि माना पूरा आवेश Q है और गोले की त्रिज्या R है, बाह्य बिंदु पर R दूरी का R त्रिज्या का एक बड़ा गोला लिया जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं, और उसके छोटे से क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र E है, तो छोटा सा फ्लक्स d बनेगा। इस तरीके से आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी नोट्स बना सकते हैं। तो समझना बहुत आवश्यक है कि कैसे कैसे हुआ। तो ये चीज आ गई होगी समझ में, और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है और फिर गॉसियन पृष्ठ खत्म हो जाएगा, गॉसियन प्रमेय खत्म हो जाएगा। उसमें है कि गॉस के नियम से कूलॉम का नियम सिद्ध करना है। तो माना ये आवेश है Q, गॉस के नियम से कूलॉम का नियम, बड़ा आसान है। आपने क्या करा कि Q आवेश को गॉसियन पृष्ठ से इनक्लोज्ड कर दिया और सेम थिंग कि यहाँ पे एक छोटा सा R रेडियस के इस पृष्ठ से एक छोटा सा ds एरिया लिया आउटवर्ड डायरेक्शन में और इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो d phi इज इक्वल टू E डॉट ds। अगर पूरे पृष्ठ के लिए करना है तो इंटीग्रेशन d phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अब यहां पर से सेम चीज कर देना है कि E इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इंटू इसका ds का क्या बन जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सपोज यहाँ पर हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में r डिस्टेंस पे Q नॉट एक चार्ज रख दिया परीक्षण आवेश, तो उस पर बल लगेगा। तो वो बल किसके बराबर होता है? बाय द डेफिनेशन ऑफ E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सो F इज इक्वल टू Q यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q इंटू Q नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है ना कूलॉम का नियम, जिसमें दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस तरह से हम गॉस के नियम से कूलॉम का नियम सिद्ध कर सकते हैं कि r दूरी पर कोई परीक्षण धनावेश रख दिया जाए Q नॉट, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह गॉस के अनुप्रयोग के साथ पूरा हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में आप वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका नोट्स तैयार होने चाहिए, बनाते रहिए, अध्ययन करते रहिए, लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाइए। थैंक यू।